बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भाई। मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारा हमने तो शुरू किया था, लेकिन आप इसको जारी रखे हैं पूरे वेबिनार्स को। और मैं पूरे कंपोजिट रिहैबिलिटेशन रीजनल, इसका मैं पूरा नाम भी लेने में थोड़ा, कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर द स्किल डेवलपमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, मैं सही ले पाया ना? ऐसा ही नाम है। तो सीआरसी लखनऊ को बहुत ही साधुवाद देता हूँ, बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा एक यशस्वी तेजस्वी डायरेक्टर के अधीन, मतलब अधीन तो नहीं कहेंगे, उसके गाइडेंस में, उसके मार्गदर्शन में जो सीआरसी लखनऊ ने काम किया है। और मुझे जितना मिनिस्ट्री से पता चला कि जो आपका अर्ली इंटरवेंशन सेंटर है वो सबसे वन ऑफ द बेस्ट सेंटर है। और मैं बहुत ही इसके लिए तो मैं कहूँगा कि जो हमारे रमेश भाई ने इतना सारा रिसर्च किया है, इतना सारा अपना दिमाग लगाया है उस अर्ली इंटरवेंशन सेंटर के लिए, मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। खास करके जो भी आपके टीम है, जैसे राजीव रंजन जी को मैं देखता हूँ कि बहुत ही बड़े ही एक्टिव रहते हैं, नागेश पांडे जी हैं, उदय प्रताप सिंह जी हैं, कुमार भरत भूषण जी हैं। सबको मैं थैंक यू करता हूँ कि आप जो है खास करके आज के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद कि गिविंग मी द चांस टू ज्वाइन दिस वेबिनार, और आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, सो थैंक यू। और मैं इस वेबिनार में मैं देख रहा हूँ कि जगदीश सर हैं, और मैंने भी बहुत सारे लोगों को अपने लिंक्स में डाला है, अपने लिंक के थ्रू। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग होंगे इसमें, इंक्लूडिंग डॉक्टर एल गोविंदा राव सर, और जेसी गुप्ता सर तो हैं ही। तो मैं सभी का मैं यहाँ देख नहीं पा रहा हूँ, तो लेकिन जितने भी लोग हैं, सभी गुरुजनों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं खास करके सीआरसी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आज के लिए। जैसा कि आज टॉपिक है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, या जो अधिनियम है 2016 का, उसके अनुसार जो प्रारंभिक हस्तक्षेप है, जो अर्ली इंटरवेंशन में कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं। तो अगर मैं इन जनरल देखूं तो पूरे, अगर इस एक्ट को पूरी तरह से अगर पढ़ा जाए, तो अर्ली इंटरवेंशन के बारे में बहुत कम बातें की गई है, ना के बराबर बातें की गई है इस एक्ट में। हाईलाइटेड, मतलब कि हाईलाइटेड इन द सेंस कि बहुत ही स्पेसिफिक होके, जैसे इस एक्ट में इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बहुत ही स्पेसिफिक होके बात कही गई है, एडल्ट एजुकेशन के बारे में कही गई है, स्किल ट्रेनिंग के बारे में कही गई है, हायर एजुकेशन के बारे में कही गई है। लेकिन खास करके जो अर्ली इंटरवेंशन के बारे में बातचीत होना था, और जितना काम अभी हो रहा है, उस हिसाब से अगर देखें तो एक्ट में उतनी बातें नहीं है, लेकिन काम सरकार के द्वारा बहुत ज्यादा हो रहा है उसमें। इसके लिए मैं कंग्रेचुलेट करूंगा। जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है 2016 का, ये मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि दिस इज somehow it is to give the effect to the यूएनसीआरपीडी, कि जो यूएनसीआरपीडी भारत एक सिग्नेटरी है यूएनसीआरपीडी का, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी का। तो उसमें जो भी चीज अडॉप्ट किया गया था एज ए सिग्नेटरी, उसको देखकर ये पूरा उसको उसको रेक्टिफाई करके ये एक्ट बना। तो हमें कुछ इस एक्ट के बारे में जस्ट इसके दो चार हाइलाइटेड पॉइंट समझना चाहिए, जिससे कि हमारा काम और भी आसान हो जाएगा अर्ली इंटरवेंशन के बारे में। इस एक्ट में जो सबसे पहली बात कही गई है वो रिस्पेक्ट फॉर द इनहेरेंट डिग्निटी के बारे में बात कही गई है। जो अंतर्निहित हमारी गरिमा है, या जो पर्सन विद डिसेबिलिटी का, जो दिव्यांगजन का, उसकी जो सेल्फ ऑटोनॉमी है, जो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी है, उसकी जो स्वायत्तता है, उसके सम्मान के बारे में कही गई है। जिसमें कि बहुत सारी चीज ऐसी भी आती है जिसमें उसको पसंद बनाने की बात आती है, स्वतंत्रता आती है, हर प्रकार की स्वतंत्रता आती है कि व्यक्ति खुद अपना चॉइस बना सके। तो अगर हम बचपन से किसी के बारे में देखते हैं, किसी भी, चाहे वो दिव्यांगजन हो या कोई भी बालक हो, कोई भी बच्चा हो, उसके बारे में अगर हम बातचीत करते हैं, तो अगर हम इस एक्ट के फर्स्ट प्रियम्बल को देखें, तो उससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम चॉइस बिल्ड करें किसी भी व्यक्ति का, हम उसको उसको एज ए पर्सन समझें, उसको इनहेरेंट डिग्निटी दें, तो वहां से ही उसकी डिसेबिलिटी जो है वो कम हो सकती है, जो भी उसका इम्पेयरमेंट है, जो भी उसमें कमी है वो कम हो सकती है।
दूसरी बात जो इसमें कही गई है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात की गई। तो जितनी भी सर्विसेज कोई भी बच्चे के लिए, चाहे वो मेन स्ट्रीम बच्चे के लिए हो, चाहे वो पर्सन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के लिए हो, किसी के लिए भी हो, उसमें आ, हर सर्विसेज में इनका अधिकार है, चाहे वो कोई भी इंक्लूसिव। तो अगर हम बात करें कि पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में, अगर ये बात अर्ली इंटरवेंशन के बारे में नहीं कही गई है, लेकिन दूसरे एक्ट्स में बहुत बातें की गई है जो हेल्थ से रिलेटेड है, जो एजुकेशन से रिलेटेड है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से रिलेटेड है। उन सब एक्ट में, उन सब प्रोविजंस में बहुत सारी बातें हैं। तो हम एक चीज अपने दिमाग में रखें कि अगर हम इस एक्ट में या यूएनसीआरपीडी में बहुत कम अगर अर्ली इंटरवेंशन के बारे में जानते हैं या कम उसमें हाईलाइट है, तो और भी जहां जहां पर इस तरह के मुद्दे हैं, अर्ली इंटरवेंशन के मुद्दे हैं, वहां पर हम चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी को डिस्क्रिमिनेट ना करें। ये हमारे ध्यान में एक बहुत अच्छी एक अच्छा प्रभावशील एक विचार आना चाहिए और विचार रहना चाहिए। और हम लोग जहां तक सवाल है इंक्लूसिव सोसाइटी के बारे में बात करते हैं कि समान भागीदारी हो, समावेशन में भागीदारी हो, तो वहां पर भी अगर हम एक समावेशी समाज का निर्माण करना चाहते हैं, एक इंक्लूसिव सोसाइटी का निर्माण करना चाहते हैं, तो वहां पर भी जितने भी चीज है, अगर हम बचपन से अगर एक समावेशी सोच के साथ, एक बचपन से समावेशी सर्विस थॉट थॉट प्रोसेस के साथ अगर काम करें, तो शायद आने वाला जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इंक्लूसिव एम्प्लॉयमेंट है, वो सब कुछ बड़ा ही आसान हो सकता है। और एक यहाँ पर जो अगर हम बात करते हैं कि एक्सेसिबिलिटी के बारे में बहुत सारी बातें कही गई है, हमारे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में भी और यूएनसीआरपीडी में भी। तो एक्सेसिबिलिटी को अगर हम देखें, तो अर्ली इंटरवेंशन में अगर एक्सेसिबिलिटी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो जो अभी रमेश पांडे जी ने कहा कि आपके जितने भी नेशनल सेंटर्स हैं, बहुत सारे सीआरसीज हैं, वहां पर अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स खुले हैं। तो हम स्कूल में एक्सेसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, कॉलेज में करते हैं, जॉब साइट पे करते हैं, सोसाइटी में करते हैं। लेट अस थिंक अबाउट द एक्सेसिबिलिटी इन द हॉस्पिटल्स वेयर द अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोग्राम्स आर गोइंग ऑन। जहां पर अगर हम देखें कि अगर अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोग्राम्स के बारे में हम बात करते हैं, तो जो प्ले वे स्कूल्स है वहां पर भी एक्सेसिबिलिटी के बारे में देखें। तो अगर हमें एक्सेसिबिलिटी की सीख लेनी हो, तो जो अभी ये अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स बने हैं क्रॉस डिसेबिलिटीज के, जहां जहां भी बने हैं, जितने भी रीजनल सेंटर्स में या नेशनल इंस्टीट्यूट्स में बने, वहां से हम इसको सीख सकते हैं। लेकिन इस पूरे एक्ट में जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में भी और यूएनसीआरपीडी एक्ट में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है, जिसको कि मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। और आप सभी इसको जरूर इस टर्म्स को जरूर अपने जहन में रखिए। दैट इज द इवॉल्विंग कैपेसिटी। इवॉल्विंग कैपेसिटी का मैं मुझे शुद्ध हिंदी तो नहीं पता चला, सर हो सकता है कि उसके बारे में बताएं। तो इवॉल्विंग कैपेसिटी के बारे में है कि रिस्पेक्ट फॉर द इवॉल्विंग कैपेसिटी ऑफ द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी टू प्रिजर्व देयर आइडेंटिटी। ये एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। जितने भी यहाँ पर प्रोफेशनल्स हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। इवॉल्विंग कैपेसिटी होता क्या है कि अगर सपोज करिए कि आज मैं बटन नहीं लगा सकता हूं और कुछ दिन की ट्रेनिंग के बाद मैं बटन लगाना सीख रहा हूं, तो हमारी कैपेसिटी बढ़ रही है। अगर एक छोटा बच्चा, अगर एक अर्ली आइडेंटिफिकेशन हुआ कि उसमें कोई एट रिस्क है, कोई डिसेबिलिटी का एट रिस्क है या कोई इंपेयरमेंट का एट रिस्क है, और हमने उसका अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट किया, हो सकता है अगले 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल में जो उसकी डिसेबिलिटी है वो खत्म हो जाए। तो उसकी जो कैपेसिटी थी, जो हमने अर्ली इंटरवेंशन में जो उसकी जो डिसेबिलिटी के इंडिकेटर्स की कैपेसिटी थी, वो इवॉल्व कर दी गई और वो मेन स्ट्रीम कैपेसिटी बन गई। तो जो एक इवॉल्विंग कैपेसिटी का जो कंसेप्ट है, उस जो बच्चे की जो विकसित हो रही क्षमताओं को सम्मान करना, उसको एक्सेप्ट करना, उसको डिसेबिलिटी के ही एंगल से नहीं देखना, उसको मेन स्ट्रीम एंगल से देखना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इस पूरे इस एक्ट में
चाहे यूएनसीआरपीडी हो, चाहे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट हो, ये इवॉल्विंग कैपेसिटी को, एक बच्चे को, कोई भी दिव्यांग बच्चा है उसको एक पहचान देता है, और उसको एक उनके अधिकार को कैसे हम सम्मान करें इसके बारे में बात करता है। तो जब भी आप इस एक्ट को पढ़ रहे हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा अर्ली इंटरवेंशन के बारे में इस एक्ट में नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो एच लाइन है, आप देखेंगे प्रियम्बल का एच पार्ट है, जितना मुझे याद है, जो इवॉल्विंग कैपेसिटी का पार्ट है, उसे जरूर अपने दिमाग में रखेंगे। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वो अपने जीवन को समझने लगते हैं, और उनको वो अपने निर्णय खुद लेने लगते हैं, वो अधिक से अधिक सक्षम हो जाते हैं। और यह धीरे धीरे होता है, यह आप कहेंगे कि एक दिन की ट्रेनिंग में अर्ली इंटरवेंशन दे दिया या कुछ कर लिया तो उसमें एक दिन की ट्रेनिंग में ऐसा नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे होता है, समान गति से नहीं होता है, तो कोई बात नहीं। लेकिन बच्चे का जो एक अनुभव है, जो उसका एक्सपीरियंस है, वो ग्रेजुअली वो क्या होता है कि वो मैच्योर करने लगता है, और फिर उसकी क्षमताएं बढ़ने लगती है। और फिर क्या होता है, वो उसकी जब क्षमताएं बढ़ जाएगी तो हो सकता है अर्ली इंटरवेंशन के कारण उस बच्चे में डिसेबिलिटी भी हमें ना पता चले। और जैसे ही हम इवॉल्विंग कैपेसिटी के बारे में जो भी क्षमताएं विकसित करने का जो ऐसा एक शब्द कहा गया है, ये बच्चे के विभिन्न हिस्से में हो सकता है। चाहे वो बच्चा उसका कोई रीजनिंग एबिलिटी हो, चाहे उसका फिजिकल एबिलिटी हो, चाहे उसका कॉग्निटिव एबिलिटी हो, किसी भी एबिलिटी में वो, या सोशल एबिलिटी हो, किसी भी एबिलिटी में आप देखेंगे कि वो बच्चा इवॉल्व कर रहा है, उस बच्चे की कैपेसिटी इवॉल्व कर रही है, तो वो हमें समझना बहुत जरूरी है। और इस एक्ट में इस टर्म्स को बड़े अच्छे से रखा गया है। वो मैं रियली मैं भी था एक्ट बनाने के समय में, पता नहीं क्यों नहीं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन या अर्ली इंटरवेंशन के बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई, लेकिन जो ये एक एच पॉइंट है, इवॉल्विंग कैपेसिटी का पॉइंट है, ये हमें हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि इसी से एक बच्चे की क्षमता, या उस क्षमता में उसका तर्कपूर्ण निर्णय लेने के लिए वो कैसे आगे बढ़ सकता है, कैसे वो चॉइस बना सकता है, वो पूरे एक्ट का एक सार छिपा हुआ है। इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। अब बात आई जो आज का टॉपिक है, स्टेक होल्डर्स के बारे में, कि किस किस तरह के स्टेक होल्डर्स के बारे में बात करता है हमारा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। मैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में जाने से पहले आई टॉक अबाउट द यूएनसीआरपीडी के कुछ आर्टिकल्स। जो आर्टिकल 23 है, वो हमारी यही आर्टिकल आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में भी है। मैं उसके बारे में बाद में आपसे बात करूंगा। यूएनसीआरपीडी में एक आर्टिकल 23 है, जो आर्टिकल है रिस्पेक्ट फॉर होम एंड द फैमिली, मतलब घर और परिवार का सम्मान, घर और परिवार वालों का सम्मान। अगर हम कोई भी है, इसमें कही गई है कि जितने भी स्टेट पार्टीज है, वह यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांग बच्चे के पास क्या है, परिवार है, वह किसी परिवार में पल रहा है। तो अगर अर्ली इंटरवेंशन का सबसे पहला स्टेक होल्डर्स उसका फैमिली मेंबर्स है। और अगर मान लीजिए कि बहुत ऐसे केसेस हैं जहां पर फैमिली मेंबर्स नहीं है, तो जो परिवार में जीवन यापन से संबंधित, परिवार में जीवन यापन करने का जो अधिकार मिला है, चाहे वो यूएनसीआरपीडी में या फिर हम देखें आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में, इस अधिकार का जो एहसास है, इस अधिकार का जो फीलिंग है, वो बच्चे में आना चाहिए कि हमारा जो लालन पालन पोषण हुआ है वो एक परिवार में हुआ है। अब क्या होता है कि कोई बच्चा कोई परिवार जो है उस बच्चे को छिपाता है, या फिर उसको परित्याग कर देता है, कि बच्चा को अबंडेंट कर देता है, या कभी कभी निग्लेक्ट कर देता है, या सेग्रीगेशन हो जाता है किसी किसी फैमिली में। तो अगर कोई ऐसा इंडिकेशन कहीं भी मिलता है कि किसी भी बच्चे को डिसेबिलिटी के कारण उस परिवार में सेग्रीगेशन का, या उसको डिप्राइव होना पड़ रहा उस फैमिली से, तो यहाँ पर उस परिवार के ऊपर जो है, उस परिवार को सहयोग करने का काम जो है वो स्टेट पार्टी का है। उस परिवार को कैसे एम्पावर किया जाए कि वो बच्चा का लालन पालन पोषण जो है उस परिवार में हो। तो अगर हम अर्ली इंटरवेंशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे जो पहला स्टेक होल्डर्स है, जो सबसे पहला एम्पावरमेंट करने की जो बात है, जहां पर जो जिम्मेवारी है, वो जिम्मेवारी परिवार और फैमिली की है। और अगर हम इसको सम्मान करना या इसके बारे में बातचीत करें कि कैसे वो परिवार कर सकता है, तो बहुत सारे आयाम हैं
जो सरकार या बहुत सारे लोग इसको मदद कर सकते हैं। हमारा एक समाज मदद कर सकता है कि उस परिवार को डिसेबिलिटी को समझने में पहले मदद करे, फिर धीरे 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 वो बच्चा जो है परिवार में रह के बहुत आगे बढ़ सकता है। और मैं एक दूसरा जो स्टेक होल्डर समझता हूँ अर्ली इंटरवेंशन, वो है हेल्थ हेल्थ प्रोग्राम्स। जो भी स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी कार्यक्रम हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, दिव्यांग व्यक्ति के लिए जो भी आवश्यक सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उसके बारे में अगर हम देखें कि कोई भी इम्पेयरमेंट के कारण या डिसेबिलिटी के कारण, कोई भी अक्षमता के कारण अगर लगता है कि किसी भी व्यक्ति में या किसी बच्चे में कोई डेवलपमेंटल डिलेड हो गया है या कोई इंडिकेशंस मिल रहा है, तो हमारे जो हेल्थ का जो यूएनसीआरपीडी का आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 हेल्थ के बारे में बात करता है यूएनसीआरपीडी का। तो आर्टिकल 25 में एक बड़े ही अच्छे से, बड़े ही इंडिकेटिव वे में लिखा गया है कि अर्ली इंटरवेंशन के बारे में, कि अर्ली इंटरवेंशन एंड इंटरवेंशन एज appropriate and service designed to the service to be designed by the ministry, appropriate ministry। अगर हमें कोई भी लगता है कि कोई शीघ्र पहचान करना उस बच्चे में कि डिसेबिलिटी के बारे में, या कोई हस्तक्षेप करना है, इंटरवेंशन करना है, या उसके उस तरह की कोई सेवा को बहाल करना है, या उसके डिसेबिलिटी को रोकने के लिए कोई प्रोग्राम डिजाइन करना है, कोई चीज करना है, तो वो चाहे बच्चे हों या बड़े हों, लेकिन बच्चे को खास करके, तो हेल्थ सेक्टर का, हेल्थ डिपार्टमेंट का एक बहुत ही बड़ा योगदान है, और एक बहुत बड़ा अगर हम कहें कि वो स्टेक होल्डर्स है अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम्स के लिए। तो जब भी हम अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहला जो स्टेक होल्डर्स है वो है फैमिली एंड पेरेंट्स एंड फैमिली, घर परिवार, होम एंड फैमिली आप कह दीजिए, या फिर जो हेल्थ सेक्टर में जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, वो सभी को ये सर्विसेज ये सर्विसेज बहाल करनी है, ये सर्विसेज के लिए, इस तरह की सर्विसेज के लिए आगे आना है। तो हम अगर बात करें तो दूसरा स्टेक होल्डर्स हमारा हेल्थ सेक्टर है। और तीसरा जो स्टेक होल्डर्स है इसी में, हेल्थ में ही अगर हम बात करें, तो जो गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं कि सरकार क्या करती है, सरकार क्या करे, तो सरकार का जो दायित्व है इस, चाहे यूएनसीआरपीडी में हम देखें, चाहे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में देखें, खास करके अर्ली इंटरवेंशन से रिलेटेड, वो है कि जो अवेयरनेस रेजिंग का है, जो जागरूकता बढ़ाने का है, उसके बारे में है। अगर कोई भी किसी भी लेवल में अगर हम कोई भी फॉस्टर करना है एजुकेशन सिस्टम में, एजुकेट करना है किसी को अर्ली इंटरवेंशन के बारे में, चाहे माँ बाप को, पेरेंट्स को, सोसाइटी एट लार्ज को, अगर कोई एटीट्यूडनल अगर कोई प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में कि अर्ली इंटरवेंशन, जैसे मैंने एक बात उठाई थी शुरू में कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहां पर डिसेबिलिटी के कारण बच्चे को सेग्रीगेट कर दिया जाता है, तो उस तरह के सिस्टम में, उस तरह के सिनारियो में, तो यहाँ पर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कैसे एटीट्यूडनल चेंज करें, कैसे हम वो करें, और गवर्नमेंट कर रहे हैं। अगर हम देखें तो बहुत सारे सीआरसीज और एनआईज ने जो अगर इस तरह का प्रोग्राम्स, अर्ली इंटरवेंशन का प्रोग्राम्स बनाया है, ना कि आज से बना हुआ है। मैं जब से होश संभाला हूँ, जब से इस सेक्टर में हूँ, तब से अर्ली इंटरवेंशन का प्रोग्राम चल रहा है। एंड आई रिमेम्बर कि जितने भी एनआईज हैं उन सब में अर्ली इंटरवेंशन का प्रोग्राम कई वर्षों से चल रहा है। तो ये सिर्फ अर्ली इंटरवेंशन का सर्विसेज देना ही नहीं, जागरूकता करना भी उनका काम है, और वो कर रहे हैं बड़े अच्छे से, ये चीज हो रहा है। लेकिन और भी अगर हम मैसिव लेवल में चलें कि हम कोई लोकल गवर्नमेंट को शामिल कर लें, हम स्टेट गवर्नमेंट को शामिल कर लें, डिस्ट्रिक्ट हेड डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स को शामिल कर लें, तो ये सारे भी बहुत सारे मिनिस्ट्रीज के प्रोग्राम्स हैं, हेल्थ मिनिस्ट्रीज के प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे एजुकेशन मिनिस्ट्रीज के प्रोग्राम्स हैं, आंगनबाड़ी के प्रोग्राम्स हैं, चाइल्ड यूनिसेफ के प्रोग्राम्स हैं। तो उन सब प्रोग्राम्स में ये ऑलरेडी ये कंपोनेंट्स है अवेयरनेस रेजिंग का। और अगर हम बात करें, ये तीन तो प्रमुख स्टेक होल्डर्स हैं, एक तो फैमिली, एक हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले, और एक हमारा गवर्नमेंट कि कैसे वो करे। और चौथा जो स्टेक होल्डर्स हम अगर बात करें कि कौन कौन इस प्रोग्राम्स के बारे में बात कर सकता है, तो इसमें एक अगर हम
एक बहुत ही एक कंप्रिहेंसिव, एक बहुत ही एलोबरेटिव रूप में बात करें तो जितने भी रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हैं, सभी एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं इस प्रोग्राम के। जितने भी एजुकेटर्स हैं, सभी एक बड़े स्टेक होल्डर्स के रूप में है। अगर मैं कहूँ कि मोर अबाउट 1 लाख से ज्यादा रिहा प्रोफेशनल्स अब इस सेक्टर में आ चुके हैं। तो हम अगर इस वर्कफोर्स के बारे में बात करें कि अर्ली इंटरवेंशन में कौन काम करेगा, तो इतने सारे वर्कफोर्स है, हम और भी वर्कफोर्स तैयार कर सकते हैं आगे आने वाले समय में। अब हम एक बहुत ही अच्छे तरीके से अगर मैं बात करूं कि लेट अस टॉक अबाउट द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। इसमें जो स्टेक होल्डर्स के बारे में बात की गई है, इसमें भी वही होम एंड फैमिली मेंबर्स के बारे में बात की गई है कि जो दिव्यांग बच्चे के माता पिता हैं, वो दिव्यांगता के आधार पर उसको अपने फैमिली से अलग नहीं कर सकते हैं। तो अगर वो अलग नहीं कर सकते, मैं बहुत सारे ऐसे कंडीशंस में देखा हूं कि माँ बाप के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो दिव्यांग बच्चे का पालन पोषण कैसे करेंगे। अगर उसके पास कोई रिसोर्सेस नहीं है, अगर मान लीजिए वो बहुत ऐसे रिमोट एरियाज में रह रहे हैं जहां पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जहां पर कोई सुविधाएं नहीं है, तो वहां पर वो क्या करेंगे। तो जो बच्चे के सर्वोत्तम हित में हमें कोई स्टेप्स लेना है, तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में एक बहुत अच्छी बात कही गई है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन उसके हित में डिसीजन लेगा। तो उसमें एक सक्षम न्यायालय के बारे में बात की गई है, जितना मुझे याद है कि एक कॉम्पिटेंट कोर्ट के बारे में, अगर कोई फैमिली मेंबर्स, अगर किसी को भी लगता है समाज में कि कोई अपने बच्चे का देख रेख नहीं कर रहा है, तो यू कैन रीच टू द कॉम्पिटेंट कोर्ट। और वहां पर उस कोर्ट में बहुत सारे हमारे CWC है, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज है हर डिस्ट्रिक्ट में। हर डिस्ट्रिक्ट में जे एक्ट के अनुसार बहुत सारा प्रोविजंस है, हर इवन की पंचायत लेवल में भी प्रोविजंस है, इवन ब्लॉक लेवल में भी प्रोविजंस है। हम उस प्रोविजन में, जो मेन स्ट्रीम प्रोविजन है, उस प्रोविजन में जाए और वहां से हम उस कंपिटेंट कोर्ट को डिसीजन लेने दें कि अगर कोई बच्चा डिप्राइव हो रहा है, उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, कोई ऐसी सुविधाएं नहीं मिल रही है अर्ली इंटरवेंशन के बारे में, तो वो कोर्ट सक्षम निर्णय ले सकता है। दिस इज अ वेरी गुड थिंग विच मे बी जब ये एक्ट बन रहा था तो मैं बड़ा इसमें एक्टिव था इस पार्ट को लाने में कि ये चीज आना ही चाहिए कि अगर ऐसे माँ बाप जो कि कोई सुविधा नहीं दे पा रहे हैं तो उसको कौन देखेगा, तो दैट इज गुड थिंग। लेकिन एक चीज और इसमें है कि अगर मान लीजिए कि कोई माँ बाप असमर्थ है या वो सक्षम अदालत के पास जाता है और उसके साथ अपना पूरा का पूरा अपना जो भी उसका ब्यौरा है, जो भी उसको रखता है, अगर कोई कोर्ट या कोई भी सोसाइटी एट लार्ज, सोशल सपोर्ट, कम्युनिटी सपोर्ट, अगर वो चाहता है कि उस बच्चे को फोस्टर केयर दें, हम अपने घर में रख के पालन पोषण करें, तो वो भी कर सकता है। वो परिवार का सेटिंग होना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि हमने किसी बच्चे को गोद ले लिया या हम बच्चे को पालन पोषण कर रहे हैं और हम किसी और जगह पे रख दिए, अनाथालय में रख दिए या कहीं और रख दिए, ऐसी बात नहीं। वो घर के सेटिंग में उस बच्चे का पालन पोषण कर सकते हैं, उस बच्चे का अर्ली चाइल्डहुड केयर कर सकते हैं। समुदाय के भीतर भी हम ऐसा कोई सेटिंग बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कि 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे हों, तो हम उस तरह का एक पूरा एक गैर सरकारी संगठन बना सकते हैं, एक कोई लीगल बॉडी बना सकते हैं अंडर दिस एक्ट। हम उसको रजिस्टर करा सकते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर, एंड यहाँ पर वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो सकती है कि उसको कौन देख रेख करेगा, कौन उसका फंड्स करेगा। इवन वी हैव सीन इन द केरला एंड तमिलनाडु बहुत ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए, खास करके केरला में बहुत ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए कि जहां पर पंचायत जो है उस पूरे बच्चे का देख रेख करती है और वो फोस्टर हो रहा है, किसी फैमिली में रह रहा है, उसका अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोग्राम्स भी चल रहा है, सर्विसेज भी चल रहा है, और उस बच्चे का पूरा देख रेख जो है वो पंचायत, वो जो लोकल गवर्नमेंट है वो कर रही है। तो इस तरह के भी प्रोग्राम्स के प्रोविजंस हमारे हैं। आई थिंक इट इज सेक्शन 9 ऑफ दिस एक्ट, होम एंड फैमिली के बारे में, जहां आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में जो ये बात कही गई है, उसमें हम बड़े ही अच्छे प्रोविजंस है, इस प्रोविजंस को भी हम यूज कर सकते हैं। और अगर हम हेल्थ केयर के बारे में बात करते हैं, जो आरपीडब्ल्यूडी में सेक्शन 25 में ही, आरपीडब्ल्यूडी में भी ये बात कही गई है कि इसमें पता नहीं अभी अपने कंट्री में ये
हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, मैं वो नहीं कहूंगा, लेकिन एक्ट में ये लिखा हुआ है, स्क्रीन ऑल द चिल्ड्रन एटलीस्ट वंस अ ईयर टू आइडेंटिफाई एट रिस्क केसेस। ये बहुत ही क्लियर है कि अगर कोई बच्चा एट रिस्क पे है, कि उसको डिसेबिलिटी होने की संभावना है, तो वहां पर उस डिसेबिलिटी का पहचान, उस मामले का पहचान, उस जो भी इम्पेयरमेंट है उसका पहचान करना, और सभी बच्चे का पहचान करना, ये नहीं कि किसी भी एक बच्चे का पहचान करना, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे जन्म ले रहे हैं, 1 साल के अंदर कम से कम उसका एक बार स्क्रीनिंग होना चाहिए, कि अगर वो बच्चा कहीं एट रिस्क तो नहीं हो रहा, किसी डिसेबिलिटी का वो तो नहीं है। और ये मैं देख रहा हूँ कि जो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के मैटरनल चाइल्ड केयर प्रोग्राम्स हैं, उसमें मैं आई हैव सीन इट वेरी क्लोजली इन इवन इन द बिहार एंड उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, इन सब स्टेट में, कि उनके पास एक टूल्स बना हुआ है, दे आर आइडेंटिफाइंग कि कोई बच्चे में कोई एटरिस्क डिसेबिलिटी तो नहीं हो रही। अगर कोई एटरिस्क डिसेबिलिटी है, तो दे रेफर टू द हॉस्पिटल्स फॉर द अर्ली चाइल्डहुड केयर और अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, बहुत सारे ब्लॉक हॉस्पिटल्स में अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोग्राम्स के कुछ कुछ यूनिट्स बने हैं, और वहां पर सब कुछ नहीं मिलता हो, लेकिन एटलीस्ट इंफॉर्मेशन मिल रहा है पेरेंट्स को कि हमारे बच्चे में ऐसा कोई एटरिस्क है, और वो बच्चा आगे चल के चाहे वो सीआरसी चले जाए, चाहे एनआई चले, जहां भी उसकी सुविधा मिले, ये चीज हेल्थ डिपार्टमेंट एक कर रही है। और इसमें एक चीज है कि टेक द मेजर फॉर द प्रीनेटल, पेरीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर। ये अर्ली इंटरवेंशन में बहुत जरूरी है, कि अगर हम ये तीनों ही स्टेज पे बड़े अच्छे से अगर हमने माँ का केयर किया है, अगर हम किसी भी बच्चे का केयर किया है, माँ और बच्चे का केयर किया है, अ, तो प्रसव से पहले या प्रसव के समय या प्रसव के बाद, तो वहां पर हम एट जो डिसेबिलिटी होने की संभावना है उसको हम कम कर सकते हैं। और अगर हम उसको कम कर सकते हैं, तो ये जो अर्ली इंटरवेंशन में हेल्थ में जो ये पॉइंट्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये भी हमें देखना चाहिए कि जो भी स्टेक होल्डर्स कौन है। आप देखिए, कोई नर्सेस है वो भी स्टेक होल्डर्स है, कोई आंगनबाड़ी की जो आशा आशा वर्कर है वो भी स्टेक होल्डर्स है, डॉक्टर वो स्टेक होल्डर्स है, हॉस्पिटल का हर एक स्टाफ स्टेक होल्डर्स है। अर्ली इंटरवेंशन में हम अर्ली इंटरवेंशन को अलग नहीं कर सकते, एक बड़े ही कंप्रिहेंसिव वे में, एक बड़े ही मैसिव नेशनल लेवल के वे में अगर सोचें, तो जो हेल्थ सेक्टर में जितने लोग काम कर रहे हैं, वो सारे अर्ली इंटरवेंशन के एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, हम उनको शामिल करें। अब मैं क्योंकि मेरा जो ज्यादा अनुभव है काम करने का वो एजुकेशन में ज्यादा है। हम लोग मनोविकास ने एक आरंभ चाइल्ड केयर सेंटर खोला है, और वो बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन हमारी कुछ फिलॉसफी अलग है। हम वहां पर बच्चे को प्रिपेयर करते हैं टू गो टू द मेन स्ट्रीम स्कूल, हम उसको एजुकेशन में जाने के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर जो एजुकेशन की बात है, एजुकेशन को हम अर्ली इंटरवेंशन से कैसे जोड़ें, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसको हर व्यक्ति को, खास करके आज की जो आज का जो ये जितने हम लोग यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, इस मीटिंग के जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है कि अगर हम फ्री एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के बारे में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट बात कर रहा है, तो कब कब हम भेजें किसी बच्चे को। एक तो उसमें मैंने देखा है कि जब वो जो इसका शायद आर्टिकल 31 है, आर्टिकल 31 का जो पार्ट ए है, वो वहां पर एज जो है वो निर्धारित कर दिया गया है 6 से 18 साल के लोगों के लिए। 6 से 18 साल के बच्चों को निर्धारित किया है कि उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगा। लेकिन इसी का जो पार्ट टू है, उसमें थोड़ा सा, चाहे तो वो नोइंगली अननोइंगली थोड़ा सा यहाँ पर आया है कि ये इंश्योर करता है कि एवरी चाइल्ड विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एवरी चाइल्ड, यहाँ पर एज के बारे में बात नहीं की गई है, हैव एक्सेस टू फ्री एजुकेशन इन अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट अंटिल ही रीचेज द 18। अब हम बात करते हैं कि अब जो एनईपी बनेगा, या और भी बहुत सारे हमारे जो प्रोविजंस हैं, जिसमें कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा आज।
तो उसमें क्या है, एक प्रोविजन है कि अगर हम बचपन से किसी बच्चे को सिर्फ हम मेडिकल लेंस से ना देखें, रिहैबिलिटेशन के हम मेडिकल मॉडल से ना देखें, हम एक राइट बेस्ड मॉडल से देखें, एक सोशल मॉडल से अगर हम उसको रिहैबिलिटेशन करना स्टार्ट करें, अर्ली इंटरवेंशन करना स्टार्ट करें, तो हो सकता है कि वो अप्रोप्रिएट एज में वो इंक्लूसिव एजुकेशन में जा सकता है। तो ये एक जो एक्ट में एक छोटा सा जो प्रोविजन है कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन चाइल्ड विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैज एक्सेस फॉर द फ्री एजुकेशन, यहाँ पर हम कुछ पिचअप कर सकते हैं कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर में जो बच्चे को अगर हम भेजना चाहते हैं, तो वो एजुकेशन के लिए भी प्रिपेयर हो, एडमिशन इनटू द मेन स्ट्रीम के लिए भी प्रिपेयर हो, उसके लिए हम यहाँ पर बातचीत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स की गई है। अब हम बेसिकली मैं जहाँ काम करता हूँ वो आईडीडी है, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। वहां पर स्कूल आते आते उस बच्चे का अर्ली चाइल्डहुड केयर का भी जो प्रोग्राम का एज है वो खत्म हो जाता है, वो 10 साल, 8 साल, 6 साल से ऊपर के हो जाते हैं, जहां पर हम बहुत ज्यादा इंटरवेंशन, मेडिकल इंटरवेंशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम वहां पर एजुकेशनल और ट्रेनिंग इंटरवेंशन कर सकते हैं। और इस एक्ट में आप देखेंगे कि जो आर्टिकल 16 है, उसमें एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि अगर हम जल्द से जल्द कोई भी बच्चे का, खास करके जो एसएलडी बच्चे हैं, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे जो है, विशिष्ट सीखने की जो जिसमें की दिव्यांगता है, उस तरह के बच्चे को अगर हम करें तो हम अर्ली एज से हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम अर्ली एज से हम ऑटिज्म को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इस तरह से अगर बात करें कि कोई हाई सपोर्ट नीड वाला अगर कोई बच्चा अर्ली चाइल्डहुड केयर में आ रहा है या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आ रहा है और वहां हमें लगता है कि उसका अर्ली इंटरवेंशन होना चाहिए, उसकी डिसेबिलिटी का रोकथाम होना चाहिए, तो वहां पर हम बहुत सारा चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं, स्क्रीनिंग कर सकते हैं। और इसमें एक और बात है कि फ्री ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात है, जहां तक मुझे याद है उसमें लिखा हुआ है फ्री ट्रांसपोर्टेशन टू द चिल्ड्रन विथ हाई सपोर्ट नीड। सबके लिए नहीं लिखा गया है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए नहीं लिखा गया, क्योंकि आरपीडी एक्ट में डिसेबिलिटी को, स्पेसिफिक डिसेबिलिटी को अलग रखा गया, अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, बेंचमार्क को अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, हाई सपोर्ट नीड को अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। तो मे बी एक्ट के इंटरप्रिटेशन में आप ये देखिए कि अगर कोई भी बच्चा अगर किसी भी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में जा रहा हो या अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स में जा रहा हो या पढ़ने के लिए एजुकेशन सेंटर्स में जा रहा हो, तो वहां पर जो उसका ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है टू बी बोर्न बाय द इंस्टीट्यूशन। इवन कि कोई मेन स्ट्रीम स्कूल में अगर कोई बच्चा जा रहा हो तो उसके लिए भी आप यहाँ पर बातचीत कर सकते हैं उस स्कूल से। तो इसमें गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए और भारत सरकार क्या कर रही है, वो अभी हमारे पांडे जी ने बताया, रमेश जी ने बहुत अच्छे से बताया कि भारत सरकार ने इसमें मैसिव एक्शंस लिया है पिछले कई सालों से अर्ली इंटरवेंशन में, और बहुत ही अच्छा सुधार हुआ है। मैं अगर कहूँ तो सभी एनआईज में और मोस्टली हम देखते हैं सीआरसीज में लोकल जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय करके जो स्कीम्स है उसमें बहुत सारे अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स खुले हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। बट अगर हम हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के बारे में बात करते हैं, तो हेल्थ डिपार्टमेंट के भी मोस्टली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में अर्ली इंटरवेंशन के सेंटर्स खुल चुके हैं। तो एक जो रिस्पेक्ट है, एक जो अगर हम बात करें अवेयरनेस के बारे में, वो है वहां पर हम अवेयरनेस हो रही है, सरकार भी अवेयरनेस हो रही है, और धीरे धीरे बच्चे को सिर्फ हम अर्ली इंटरवेंशन ना दें, थोड़ा सा हम अवेयरनेस को एक लेवल अप अगर हम करना चाहते हैं और इस एक्ट को रियली इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और अर्ली इंटरवेंशन के सापेक्ष में अगर करना चाहते हैं, तो हम बच्चे के अगर हम उसके बात करें कि रिलेटेड टू द फैमिली लाइफ के बारे में बात करें कि उस बच्चे का फैमिली लाइफ बचपन से ही, एक छोटे उम्र से ही कैसे एक सुदृढ़ हो, कैसे एक रिलेशनशिप माँ बाप के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, नेबरहुड के साथ, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ कैसे डेवलप हो, वहां पर हमें अवेयरनेस की जरूरत लगता है कि
वहां पर चाहिए। वहां पर हमें बच्चे का कैसे लालन पोषण हो, कैसे नर्चरिंग हो, कैसे उसका चाइल्ड बेयरिंग हो, कैसे रेजिंग हो, वहां पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक सोशल वर्क का काम है, एक सोशल वर्कर का काम है काउंसलिंग का, या बहुत मैसिव लेवल में सोशल वर्कर को भी रखा जाए इस अर्ली इंटरवेंशन के प्रोग्राम्स में। यहाँ पर एक मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिपार्टमेंट को सोचने की जरूरत है, एक सोशल वर्कर एज ए स्टेक होल्डर उसको भी लाने की जरूरत है। एक और भी बहुत बड़ा अस्त्र है, एक बहुत बड़ा हथियार है इस आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में, और वो बच्चे से रिलेटेड हथियार है कि मेरे पास मैं डीसीपीसीआर में हूँ, दिल्ली कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, मैं उसका कंसल्टेंट हूँ। और ऐसे ही बहुत सारे चाइल्ड राइट्स के बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं एक देखता हूँ कि अगर कोई चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी है, चाइल्ड विद डिसेबिलिटी है, और वो छोटे उम्र से उसका अब्यूज होना शुरू हो जाता है। मैंने देखा है, आई हैव सीन इट, आई शुड नॉट से इट इन पब्लिक, बट इट इज वेरी पैथेटिक कि कम 3 साल 4 साल ऐसे बच्चों के साथ बहुत सारे अब्यूजेस हुए, बहुत सारे फिजिकल अब्यूज है, उसका सोशल अब्यूज है, कहीं कहीं हमने सेक्सुअल अब्यूज भी देखते हैं। तो जो इस तरह का जो अत्याचार है, या इस तरह का कोई आपराधिक कोई चीज हो रही है, कोई घटनाएं घट रही है, तो ये भी अर्ली इंटरवेंशन का एक पार्ट होना चाहिए। ऐसी स्थिति में जो भी वो दिव्यांग बच्चे हैं, जो भी वो दिव्यांग बच्चा है, उस स्थिति में अगर उसका किसी भी प्रकार का अब्यूज हो रहा है, किसी प्रकार का शोषण हो रहा है, तो वहां पर हमें अप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए। और कोई भी एक्शन ले सकता है, हम सभी में से यहाँ पर हम लोग जितने लोग हैं, दे कैन, इफ यू फील इट, यू मस्ट गो टू द लोकल पुलिस, यू मस्ट डायल 1098, जो उसका चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, जो भी करना है आप जरूर एक्शन लीजिए। इवन कि इन दैट केस ऑल्सो यू कैन हेल्प द फैमिली, नॉट ओनली टेक द एक्शन, हेल्प द फैमिली। कोई बच्चा अब्यूज इस तरह से हो रहा है कि उसको घर में खाने के लिए नहीं मिल रहा, उसका लालन पालन ही सही से नहीं हो रहा है, तो वहां पर भी हम उसको हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो हम उसको कोई रिसोर्स से हेल्प कर दें, चाहे हम उसको एजुकेट कर दें। तो यहाँ जो इस तरह के अब्यूज हैं, वहां पर आपको बहुत ही अच्छे से डिसीजन लेना चाहिए, एज ए एवरीवन, एज ए सिटीजन ऑफ द नेशन। अर्ली इंटरवेंशन में हमारा एक बहुत बड़ा, हर एक व्यक्ति का स्टेक है कि अगर कोई भी बच्चा डिप्राइव्ड हो रहा है, कोई भी बच्चा अब्यूज हो रहा है, तो वहां पर अपने आप को जागरूक करना, अपने आप को अटेंटिव करना, ये बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा हथियार है इस एक्ट में। और आप इस एक्ट में, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में प्रोविजन है कि आप कहाँ जा सकते हैं, कहाँ इसको केस फाइल कर सकते हैं, क्या क्या उस पर एक्शन हो सकता है। इवन की डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में डिसेबिलिटी से रिलेटेड अलग अलग कोर्ट बन गए हैं, तो आप वहां पर फाइल कर सकते हैं, पुलिस को बता सकते हैं। तो इस तरह की चीज को के लिए जागरूक होना बहुत जरूरी है। तो जो जागरूकता के लिए जो एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, ये हमें चाहिए। और अगर हम इस एक्ट को पढ़ते हैं या यूएनसीआरपीडी को करते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो डेफिनेशन में ही आप देखेंगे, आर्टिकल 2 में ही देखेंगे कि कम्युनिकेशन के बारे में बात की गई है। तो अगर वहां पर लगता है किसी भी बच्चे को कोई बैरियर है कम्युनिकेशन में, रीडिंग में, लिसनिंग में, स्पीकिंग में, अंडरस्टैंडिंग में, अगर किसी भी तरीके का कोई कम्युनिकेशन का बैरियर लग रहा है किसी बच्चे में, so this is the somehow we have to identify, and we could get the helpful support, we could get the reasonable accommodations। वो चीज के बारे में हम बात कर सकते हैं। लैंग्वेज के बारे में बहुत अच्छा है, चाहे हम कोई भी चीज हो, वो स्पोकन लैंग्वेज हो, नॉन स्पोकन लैंग्वेज हो, साइन लैंग्वेज हो, अगर हम उस तरह का सपोर्ट सिस्टम बनाए प्रॉपर, अगर हम शुरू से ही अर्ली इंटरवेंशन में, शुरू से ही अगर हम एक अच्छे लैंग्वेज सपोर्ट के साथ, कि बच्चे मेन स्ट्रीम स्कूल में जाएंगे, नॉर्मल और डिसेबिलिटी बात नहीं करें, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन विद नॉन डिसेबल्ड चिल्ड्रन, इस तरह की बात करें। अगर हम लैंग्वेज सही करें, हम उसको ना कहें कि स्पेशल स्कूल चले जाओ, हम उसको इंक्लूसिव स्कूल के बारे में लैंग्वेज सही करके बोल लें। अगर हम वहां पर ही सही लैंग्वेज, सही सिस्टम का प्रयोग करते हैं, एक अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, पॉजिटिव लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर भी बहुत अच्छा हमारे पास बहुत प्रभाव पड़ सकता है। तो जितने स्टेक होल्डर्स, जितने भी थेरेपिस्ट हो या जो भी टीचर हो, जो भी उस सेंटर्स में काम कर रहे हो, अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स में काम कर रहे हो, उनके लिए पॉजिटिव लैंग्वेज यूज करना बहुत जरूरी है। और डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस्ड ऑफ द डिसेबिलिटी, ये अगर आपको लगता है कि
कोई प्ले वे स्कूल है, मैंने देखा है कि वो कोई चाइल्ड विद डिसेबिलिटी का एडमिशन नहीं ले रहा है, वो या फेयरली ट्रीट नहीं कर रहा है, तो वहां पर भी आप उसको अंडर दिस एक्ट यू कैन टॉक टू दैट पर्टिकुलर सिस्टम, पर्टिकुलर स्कूल। लेकिन हम मोस्टली जितने भी गांव में, रूरल एरियाज में ईसीसी के जितने भी सेंटर्स खुले हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर के आंगनबाड़ी सेंटर्स जितने भी खुले हैं, वो बड़े ही सेंसिटाइज्ड हैं टुवर्ड्स चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। तो उन स्टेक होल्डर्स को और भी हम सेंसिटाइज कर सकते हैं, लेकिन दे आर द वेरी गुड सेंसिटाइज्ड इन दैट वे। और आप ऐसा ना सोचें कि रीजनेबल एकोमोडेशंस के बारे में जो बात करते हैं वो सिर्फ एजुकेशन में ही जरूरत है। एकोमोडेशंस तो हमें अर्ली चाइल्ड केयर में भी जरूरत है। एकोमोडेशंस के बारे में बात हम जितना हम उसमें मॉडिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं, जितना यूडीएल के बारे में बात करते हैं, यूनिवर्सल डिजाइन के बारे में बात करते हैं, ये सारा जो टर्म्स है, ये सारा जो इम्प्लीमेंटेशन है अंडर दिस एक्ट, वी कैन स्टार्ट एट द अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली एज। दैट विल बी वेरी ग्रेट इंटरवेंशन काइंड ऑफ थिंग्स। टाइम कम है। आई वुड लाइक टू टेल यू दैट देयर आर द मेनी अदर act, many other current policies you have to look into it on the early education or early childhood education और अर्ली इंटरवेंशन में, जो कि आपका NEP 2020 है। ये बहुत ही अच्छे से बोल रहा है कि बचपन से कैसे हम किसी बच्चे में पूरा उसको हम एजुकेट करें, किस तरह से उसका स्किल बिल्डिंग करें। और एक बहुत ही आप सभी को पढ़ना चाहिए, नेशनल पॉलिसी ऑन द चिल्ड्रन है 2013 का। वो वहां पर उस पॉलिसी में चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के बारे में बहुत सारी बातें कही गई है। फॉरगेट अबाउट द PW आरपीडी एक्ट, आप इसका रेफरेंस मत लो। बट हमारे पास जो दूसरी पॉलिसीज है, दूसरा कोई एक्ट है, दूसरा कोई प्रोविजन है, हम उसका भी तो रेफरेंस ले सकते हैं। तो यू मस्ट रीड इफ यू वांट टू वर्क, इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर सेल्फ, यू मस्ट रीड द नेशनल पॉलिसी फॉर द चिल्ड्रन 2013 का। और एक और भी एक बड़ा सा पॉलिसी है, नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी, ECCE पॉलिसी, ये भी 2013 का है। आप उसको पढ़िए, उसमें देखिए आपको हर प्रकार के डिसेबिलिटीज के बारे में बातचीत की गई है, हर प्रकार के एकोमोडेशंस के बारे में बातचीत की गई है। आप एक अर्ली चाइल्डहुड केयर कैसे कर सकते हैं, एक इंटरवेंशन कैसे कर सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, उसके बारे में बातचीत की गई है। इवन की नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर द चिल्ड्रन 2005 का है, वो भी बहुत बढ़िया टूल है। पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं है, एक अपने गांव, अपने कंट्री में एक नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी है। आई थिंक बहुत पुराना पॉलिसी है, आई वाज बहुत पहले मैंने पढ़ा था इसको। वो बहुत अच्छा है, उसमें क्या क्या हमें कैसे खिलाना चाहिए, कोई बच्चा खाने के कारण डिप्राइव्ड है तो क्या क्या करना चाहिए, कौन क्या कर सकता है, वो हम बात कर सकते हैं। लेकिन इस सब में, इन सारे पॉलिसीज में, if you are working or if you are running any kind of early intervention program, वहां पर हर एक एक जो व्यक्ति को चाहिए कि जो गवर्नमेंट जो क्रिएट किया है कंप्रिहेंसिव नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी 2013 का, उसको बड़े अच्छे से देखिए। वो बहुत ही अच्छे से डिफाइंड है उसमें, अर्ली चाइल्डहुड के बारे में, ठीक है, उसमें फॉर्मेटिव स्टेज के बारे में है कि फर्स्ट 6 इयर्स में कैसे कैसे हम क्या करेंगे। उसमें बात कही गई है राइट टू अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के बारे में। इसमें अधिकार है, हर छोटे 0 to 6 इयर्स के बच्चे का अधिकार है कि उसका चाइल्डहुड डेवलपमेंट अप्रोप्रिएटली हो, बड़े अच्छे से हो। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर स्टेट पार्टी का इंटरवेंशन है। आप इस पॉलिसी को अगर पढ़ते हैं तो आपको बड़े ही कंप्रिहेंसिव वे में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में ज्ञान मिलेगा। और राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन टू सर्वाइवल, ये बात कही गई है, ग्रोथ के बारे में बात कही गई है इसमें, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है। एक ऐसे डेवलपमेंट के बारे में उसमें आप मैं इसको बेसिकली मैंने जो आरंभ चाइल्ड केयर सेंटर के बारे में बात किया, माय होल अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम्स एंड दिस आरंभ चाइल्ड केयर सेंटर इज बेस्ड ऑन दिस ECCE पॉलिसी 2013। उसी के कंसेप्ट पे हम लोगों ने बनाया, और इसका ये सक्सेसफुल है कि हर बच्चे को अच्छा केयर मिलता है, अच्छा लव मिलता है, नर्चरिंग अच्छा होता है, उसको प्रोटेक्शन भी है, उसका हेल्थ भी है, उसका न्यूट्रिशन भी है,
उसका स्टिमुलेशन भी है, उसका प्ले है, एजुकेशन भी है, लर्निंग भी है। ओवरऑल वो अर्ली चाइल्डहुड केयर से निकलकर मेन स्ट्रीम स्कूल में पढ़ने जाता है। सो दिस इज द हाउ द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोग्राम शुड रिफ्लेक्ट। तो मैं इतना ही आपसे आज कहूंगा। एंड आई हैव 10 मिनट्स आप लोगों से बातचीत करने के लिए। इफ एनीवन हैज any questions, any suggestions, any supplements, please give your inputs. And I'd like to request JC Gupta sir कि if you have any, मैंने मुझे पता है कि अगर आप हैं यहाँ पर तो आपने जो है कि कुछ ना कुछ तो जरूर बनाया होगा। तो प्लीज सर, आई विल स्टार्ट फ्रॉम यू, गुप्ता सर। अनम्यूट कर लीजिए सर। अनम्यूट नहीं हो रहा। Anyone who can help Gupta sir to unmute, or anybody who can, yeah, जी।